स्कॉटिश हाईलैंड्स में जिमी अपनी बहनों और चचेरे भाई बहनों के साथ टीवी देख रहा है। अचानक बाहर से एक सायरन बजने लगता है और चाची बच्चों को हिलने डुलने से मना करते हुए दरवाजा बंद कर देती है। बच्चे डर जाते हैं क्योंकि वे घर के आसपास अफरा तफरी की आवाजें सुन सकते हैं। जिमी दरवाजे के पास जाता है और अपने पिता को बुलाता है, तभी दरवाजा हिलने लगता है। उस समय दरवाजा जबरदस्ती खुलता है और संक्रमित कहे जाने वाले ज़ोंबी जैसे जीव अंदर घुस आते हैं। वे लड़कियों पर हमला करते हैं, उन्हें बिना देखे ही निगल जाते हैं, जबकि जिमी दरवाजे के पीछे होता है। वह भागने का मौका पाता है और देखता है कि उसकी मां को दूसरे कमरे में ज़ोंबी खा रहे हैं। जब वह घर में इधर उधर भागता है तो वह देखता है कि उसके सभी रिश्तेदार धीरे धीरे संक्रमित हो रहे हैं, लेकिन किस्मत से वह इमारत से बाहर निकलने में कामयाब हो जाता है। बाहर और भी संक्रमित हैं, इसलिए जिमी अपने पिता, जो कि पादरी है, को खोजने और मदद मांगने के लिए चर्च की ओर भागता है। हालांकि पादरी का मानना है कि संक्रमित लोग बुरे नहीं हैं। वास्तव में उसका मानना है कि वे बच गए हैं क्योंकि उसकी नजर में यह न्याय का दिन है। वह जिमी को अपना सोने का लॉकेट देता है और उसे विश्वास रखने को कहता है। उस समय संक्रमित खिड़कियों से अंदर घुस आते हैं और जिमी भाग जाता है, लेकिन उसका पिता वहीं रुक जाता है क्योंकि वह मरना चाहता है। संक्रमित उस पर टूट पड़ते हैं और उसे काट लेते हैं, जिससे वह भी संक्रमित हो जाता है। यह सब अराजकता रेज वायरस की वजह से होती है। यह एक बंजर भूमि बन जाती है जहां बचे हुए लोग अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष करते हैं। शुरुआती प्रकोप के 28 साल बाद बचे हुए लोगों का एक समुदाय लिंडेसफर्न द्वीप पर रहता है, जो ज्वार के रास्ते से मुख्य भूमि से अलग एक सुरक्षित क्षेत्र है। आज स्पाइक नाम के बच्चे को अपने पहले संक्रमित को कैसे मारना है, यह सिखाया जाएगा। उसका पिता जेमी नाश्ता बनाता है, लेकिन जब वह अपनी बीमार पत्नी आयसा को बेडरूम में गिरते हुए सुनता है तो वह रुक जाता है। दोनों उसकी हालत देखने भागते हैं और जब वह सुनती है कि आज स्पाइक को प्रशिक्षण दिया जाएगा तो वह घबरा जाती है। बहस होती है, लेकिन कुछ शब्दों के बाद वह शांत हो जाती है। वह लगातार याददाश्त की कमी और भ्रम से पीड़ित है, इसलिए आधे समय तक वह समझ नहीं पाती कि क्या हो रहा है। रसोई में वापस आकर स्पाइक सैम को पाता है, जो उसे एक नया धनुष देता है। शहर से बाहर जाते समय सभी लोग स्पाइक की हौसला बढ़ाते हैं और उसे शुभकामनाएं देते हैं। शहर के गेट पर जेमी उसे नियम याद दिलाती है। जो कोई भी जाता है उसे वापस आने की अनुमति है, लेकिन अगर कोई वापस नहीं आता है तो कोई उसे खोजने नहीं जाएगा। बचाव अभियान में पहले ही बहुत से लोगों की जान जा चुकी है। फिर दोनों मुख्य भूमि तक पहुंचने के लिए पुल से पार करते हैं। जेमी पुराने समय की कई कहानियां बताता है और स्पाइक को यकीन नहीं होता कि लोग समुद्र से इतनी दूर कैसे रह सकते हैं। वे जंगल तक पहुंचने के लिए एक पुल पार करते हैं और हमेशा संभावित दुश्मनों पर नजर रखते हैं। अंत में उन्हें जमीन पर एक धीरे धीरे चलने वाला संक्रमित व्यक्ति दिखाई देता है, जिसकी पीठ पर एक पक्षी है। जब वह कीड़े खाता है तो स्पाइक अपना धनुष तैयार करता है और एक तीर मारता है जो संक्रमित के गले में लगता है और वह तुरंत मर जाता है। एक और संक्रमित पीछे से आता है, इसलिए जेमी उसे भी तीर से मार देता है। शोर से और भी राक्षस आकर्षित होते हैं और जेमी एक और को मार देता है, लेकिन स्पाइक उसे आखिरी को जाने देता है। जेमी अपने बेटे पर गर्व करता है, हालांकि स्पाइक को मारने पर अजीब लग रहा है। दोनों जंगल में आगे बढ़ते हैं और कुछ सुंदर जानवर देखते हैं। अंत में उन्हें खाली घर मिलता है जहां एक संक्रमित व्यक्ति उल्टा बंधा होता है। उसके सिर पर एक थैला होता है और पीठ पर अक्षर खुदे होते हैं। जेमी का मानना है कि किसी ने उसे इंसान के रूप में पकड़ा और चारा के रूप में छोड़ दिया। अब वह भी संक्रमित हो गया है। वह चाहता है कि स्पाइक उसे मार दे, लेकिन संक्रमित संघर्ष करता रहता है और बच्चा बहुत डरा हुआ है। संक्रमित खुद को छुड़ा लेता है और स्पाइक डरकर गोली चला देता है। सिर पर तीर लगने से राक्षस मर जाता है। इसके बाद वे भटकते रहते हैं और जमीन पर आधा खाया हुआ जानवर देखते हैं। स्पाइक ऊपर देखता है और उसका सिर और रीढ़ की हड्डी पेड़ पर फंसी हुई देखता है। आज पहली बार जेमी को चिंता होती है, क्योंकि यह काम केवल एक अल्फा संक्रमित कर सकता था। वह अपने बेटे से तेजी से चलने और कोई आवाज न करने को कहता है। आगे बढ़ते हुए जब वे खुले मैदान में पहुंचते हैं तो उन्हें संक्रमित लोगों का एक झुंड और उनका नेता मिलता है। इसलिए वे दोनों जंगल की ओर भागते हैं और उनका पीछा शुरू हो जाता है। खतरे के बावजूद जेमी स्पाइक को प्रशिक्षण देना जारी रखता है। उसे बताता है कि चलते चलते कैसे गोली चलानी है और जानलेवा वार कैसे करना है, जैसे कि दिल और सिर पर निशाना लगाना। वे सुरक्षित जगह की तलाश में वापस बंजर घर में जाते हैं और पीछे आने वाले हर संक्रमित को गोली मारते हैं। अंत में उन्हें अटारी का रास्ता मिल जाता है और वे अंदर जाकर दरवाजा बंद कर लेते हैं, इससे पहले कि संक्रमित उन्हें देख सकें। कई घंटे बीत जाते हैं और वे बाहर देखते रहते हैं, लेकिन अल्फा नेता वहां से नहीं जाता।
जेमी अपने बेटे को समझाता है कि अल्फा बड़े चालाक होते हैं और उन्हें मारने के लिए बहुत सारे तीर चाहिए होते हैं। उनके पास अब तीर नहीं बचे हैं, इसलिए उन्हें अभी इंतजार करना होगा। स्पाइक को इसलिए बुरा लगता है क्योंकि वह कुछ तीर नहीं लगा पाया और तेजी से गोली चलाने से डर गया था। लेकिन जेमी उसे बताता है कि उसने पहली बार में बहुत अच्छा किया। आधी रात को एक व्यक्ति को लाइट के साथ देखकर जेमी समझाता है कि वह पेट्रोलिंग वाले हैं। दूसरी तरफ वे आग देखते हैं और स्पाइक को इसके बारे में जानने की उत्सुकता होती है, लेकिन जेमी तुरंत बात बदल देता है। जब स्पाइक सो जाता है तो उसे एक अजीब सपना आता है जिसमें उसकी माँ पानी में डूब रही होती है। जेमी उसे जगाता है क्योंकि घर हिल रहा है और उन्हें बाहर निकलना होगा। दोनों जल्दी से बाहर निकलते हैं और छत गिरने से ठीक पहले बच निकलते हैं। ये जानते हुए कि शोर से संक्रमित लोग आ सकते हैं, जेमी और स्पाइक घर की ओर तेजी से भागते हैं। पानी बढ़ने से रास्ता डूब गया है, लेकिन पानी ज्यादा गहरा नहीं है, इसलिए वे अभी भी पार कर सकते हैं। अचानक कई पक्षी उनके ऊपर उड़ते हैं और अल्फा ज़ॉम्बी उन्हें पीछा करने के लिए रास्ते पर आता है। स्पाइक पानी में कई बार फिसल जाता है, लेकिन जेमी उसकी मदद के लिए तुरंत काम करता है और वे दोनों मिलकर जमीन पर वापस पहुंच जाते हैं। जेमी फिर गेट पर गार्ड को अलर्ट करने के लिए चिल्लाता है और सीटी बजाता है। ग्रुप अल्फा को खोजने के लिए लाइट जलाता है और उसे गिराने के लिए उस पर तीर चलाता है, लेकिन तीर से उसको ज्यादा कुछ नहीं होता है, इसलिए अगला तीर दागने से पहले उसमें आग लगा दी जाती है। इससे अल्फा गिर जाता है और जेमी अपने बेटे को गेट तक खींच कर ले जाता है। जेनी उन्हें कुछ सेकंड तक बाहर रखती है, जब तक कि वह पक्का नहीं हो जाती कि वे संक्रमित नहीं हैं, फिर गेट खोलकर उन्हें अंदर आने देती है। बाद में एक पार्टी में सभी स्पाइक की वापसी और पहले शिकार का जश्न मनाते हैं। जेमी पूरी कहानी बताता है, लेकिन स्पाइक इतनी हत्याओं का जश्न मनाने से असहज होता है। भीड़ स्पाइक को कुर्सी पर उठाती है और उसे पीने दिया जाता है। अंत में स्पाइक बहुत परेशान हो जाता है और उल्टी करने के लिए बाहर भागता है। उस समय वह देखता है कि जेमी दूसरी महिला के साथ छिप छिप कर मिल रहा है और अपने पिता का अफेयर देखकर वह बहुत दुखी होता है। स्पाइक घर जाता है जहां सैम सोई हुई आयला की देखभाल कर रहा होता है। अपने रोमांच के बारे में बताने के बाद स्पाइक सैम से उस आग के बारे में पूछता है जो उसने देखी थी। सैम को लगता है कि वह डॉक्टर केल्सन था और कहता है कि जेमी ने किसी कारण से उसके बारे में बात करने से मना कर दिया, लेकिन वह आगे कुछ नहीं बताता। अगले दिन सुबह आयला भयानक सिरदर्द के साथ उठती है और दवा मांगती है, लेकिन स्पाइक को नहीं पता कि वह कहां मिलेगी। फिर जेमी वापस आता है और स्पाइक उसे देखकर भयभीत हो जाता है, इसीलिए वह कमरे से निकल जाता है। कुछ मिनटों बाद स्पाइक हिम्मत करके जेमी से पूछता है कि उसने आयला को देखने के लिए केल्सन को क्यों नहीं कहा। जेमी बताता है कि केल्सन बहुत पहले पागल हो गया था और 15 साल पहले जब वे उससे मिलने गए थे तब क्या हुआ था यह कहानी सुनाता है। जेमी सहित कुछ लोगों का एक समूह जमीन पर हजारों लाशें देखता है जो बड़ी आग के चारों ओर लाइन में लगी थीं। केल्सन लाशों को आग में ले जाता हुआ दिखाई दिया और उसने उस समूह को हाथ भी हिलाया जो डर कर भाग गया। स्पाइक कहता है कि आयला को मदद की जरूरत है और अपने पिता के व्यवहार के लिए उसे डांटता है, जिसके बाद जेमी उसे थप्पड़ मार देता है। उसे तुरंत पछतावा होता है, लेकिन स्पाइक अपनी मां के पास ऊपर भाग जाता है। जब जेमी उसका पीछा करता है तो स्पाइक चाकू निकालता है और उसे उनसे दूर रहने को कहता है। जेमी आसानी से उसका हथियार छीन लेता है, लेकिन वह हालात और खराब नहीं करना चाहता, इसलिए वह चाकू स्पाइक को वापस देकर चला जाता है। कुछ समय बाद स्पाइक एक गोदाम में आग लगा देता है। फिर वह गार्ड को चेतावनी देने के लिए भागता है। कहता है कि शहर के सभी लोगों को आग बुझाने में मदद की जरूरत है। वह कहता है कि जब बड़े लोग नहीं होंगे तब वह पहरा देगा, लेकिन जैसे ही वह अकेला होता है स्पाइक आयला को ले जाता है और वे मुख्य भूमि तक जाने के लिए पुल से बाहर निकल जाते हैं। आयला को पता चलने पर वह घबरा जाती है और जेमी और अपने पिता को पुकारती रहती है। स्पाइक उसे शांत करता है और उसे यकीन दिलाता है कि डॉक्टर उसकी मदद करेगा। पूरे दिन चलने के बाद उन्हें रात बिताने के लिए एक इमारत मिल जाती है। आयला को पहरा देने में बोरियत हो जाती है और वह स्पाइक को जगाकर महामारी से पहले की कहानियां सुनाती है। कहती है कि स्पाइक उसके पिता जैसा दिखता है। बातचीत जारी रहने पर आयशा स्पाइक को पापा कहने लगती है। वह उसे सोने के लिए कहता है और खुद पहरा देता है, लेकिन स्पाइक थक जाता है और सो जाता है, जिससे एक संक्रमित व्यक्ति इमारत में घुस जाता है। वह स्पाइक के जूते के फीते खाने की कोशिश करता है और जब उसे पता चलता है कि वे कीड़े नहीं हैं, तो वह उन्हें थूक देता है। फिर वह स्पाइक के चेहरे के पास जाता है, लेकिन जब वह काटने वाला होता है तो कोई उसे पीछे खींच लेता है। उस समय स्पाइक जाग जाता है और सोचता है कि उसने सब कुछ सपना देखा था, लेकिन संक्रमित की लाश पास में होती है। आयला कहती है कि उसे नहीं पता कि क्या हुआ, लेकिन एक फ्लैशबैक में पता चलता है कि उसने संक्रमित के सिर को एक मूर्ति से टकराकर तोड़ दिया था। इस बीच सैनिकों के एक समूह का संक्रमितों के झुंड द्वारा पीछा किया जा रहा है।
वे जितने हो सके उतने जीवों को गोली मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन कई सैनिक घायल हो जाते हैं और उनके पास ज्यादा गोलियां नहीं बची होती। जल्द ही संक्रमित उन्हें पकड़ लेते हैं और उन्हें काटना शुरू कर देते हैं, जिससे वे भी संक्रमित हो जाते हैं। दूसरे सैनिकों को अपने साथियों को गोली मारने के लिए मजबूर होना पड़ता है और केवल 3 सैनिक बच पाते हैं। वे एक सुरंग तक पहुंचते हैं और पास आने वाले संक्रमितों को मारने के लिए गोली चलाने से पहले गेट बंद कर देते हैं। इसके बाद वे सुरंग की खोज करते हैं, तभी एक अल्फा उन पर हमला कर देता है। वह एक सैनिक को पकड़ लेता है और उसकी रीढ़ की हड्डी से उसका सिर काट देता है, जिसे वह इस्तेमाल करता है। दूसरे आदमी को गिरा दिया। तीसरा सैनिक दरवाजे पर और संक्रमितों पर गोली चलाता है और सुरंग से भाग जाता है। अब आयला और स्पाइक की बारी है। वे आयला की गलतफहमी से जूझते हुए आगे बढ़ते रहते हैं। जब उन्हें एक पुरानी मूर्ति मिलती है तो वह कुछ देर तक स्पाइक से बात करती है, ये सोचकर कि वह उसका पिता है। उसकी नाक से खून बहने लगता है और उसकी गंध से एक संक्रमित आता है, लेकिन स्पाइक उसे तीर से तुरंत मार देता है। उसका कुछ खून आयला के माथे पर गिर जाता है, इसलिए स्पाइक उसे छूने से पहले उसे साफ करने के लिए दौड़ता है। जल्द ही और संक्रमित आ जाते हैं और दोनों जितना हो सके उतना तेजी से भागते हैं। और जब भी कोई संक्रमित पास आता है तो स्पाइक तीर चलाता है। आखिरकार वे एक गैस स्टेशन पर पहुंचते हैं और अंदर जाने के लिए संघर्ष करते हैं। कमरा धुएं से भरा है, जिससे सांस लेना मुश्किल हो जाता है। संक्रमित भी उनके पीछे अंदर आ जाते हैं और दोनों को भागते रहना पड़ता है। स्पाइक कुछ चीजें उठाता है और उन्हें संक्रमित पर फेंकता है ताकि वे धीमे हो जाएं। बहुत सारे संक्रमित हैं और वे उन्हें एक ऐसे जगह घेर लेते हैं जहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। लेकिन तभी छत का एक दरवाजा खुलता है और सैनिक एरिक दोनों को छिपने को कहता है। फिर वह संक्रमितों पर गोली चलाता है और धुएं से संपर्क होने पर एक बड़ा धमाका होता है। आग सभी संक्रमितों को जला देती है, जो भागने की कोशिश करते हैं लेकिन भागने से पहले मर जाते हैं। आयला और स्पाइक अच्छी तरह छिप गए थे और उन्हें कोई चोट नहीं लगी। जैसे ही एक रास्ता खुलता है वे इमारत से बाहर निकल जाते हैं। जब आयला उल्टी करती है और सिरदर्द से परेशान होती है तो एरिक उनसे रास्ता पूछता है और जब स्पाइक के पास कोई जवाब नहीं होता तो वह हैरान हो जाता है। आखिर में एरिक उनके साथ जाने का फैसला करता है और यात्रा के दौरान आयला को पीठ पर लेता है। कुछ घंटों बाद वे आराम करने और कुछ सेब खाने के लिए रुकते हैं। एरिक अपना फोन इस्तेमाल करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका सिग्नल नहीं है और बैटरी भी खत्म होने वाली है। स्पाइक ने पहले कभी फोन नहीं देखा था, इसलिए एरिक उसे बताता है कि यह कैसे काम करता है और अपनी गर्लफ्रेंड की तस्वीर दिखाता है। चूंकि स्पाइक ने प्लास्टिक सर्जरी भी नहीं देखी थी, इसलिए उसे लगता है कि वह महिला अजीब दिखती है। तभी बैटरी खत्म हो जाती है और एरिक फोन फेंक देता है। फिर ग्रुप आगे बढ़ता है और आयला एक आवाज सुनकर लड़कों को पीछे छोड़ देती है। वह उस आवाज की ओर जाती है और एक पुरानी ट्रेन में पहुंचती है जो चूहों से भरी होती है। अंदर उसे एक गर्भवती संक्रमित महिला देखकर हैरानी होती है। पहले संक्रमित महिला आक्रामक होती है, लेकिन आयला उसे बताती है कि वह उसका कोई नुकसान नहीं करना चाहती और उसकी प्रसव में मदद करती है। जब लड़के आते हैं तो आयला स्पाइक से नाभि की रस्सी काटने और बच्चे को पानी से साफ करने को कहती है। जब संक्रमित महिला गुर्राती है और आगे बढ़ती है तो एरिक तुरंत उसे गोली मारकर मार देता है। एरिक बच्चे को भी मारना चाहता है, हालांकि स्पाइक और आयला ने ध्यान से देखा और पाया कि बच्चा इंसान है। जब एरिक गोली चलाने ही वाला होता है तो संक्रमित का एक हाथ छत से नीचे आता है और एरिक खींच लेता है। फिर संक्रमित अंदर कूदता है और वह एक अल्फा है और एरिक को मार देता है। जब वह मरी हुई संक्रमित को देखता है तो वह गुस्से में आ जाता है और इंसानों का पीछा करने लगता है। जब वे भागते हैं तो स्पाइक लगातार तीर चलाता रहता है, जिससे ज्यादा नुकसान नहीं होता, लेकिन अल्फा को धीमा कर देता है। जल्द ही स्पाइक, आयला और बच्चा ट्रेन से उतर जाते हैं और अल्फा भी उनका पीछा करने के लिए उतरता है। हालांकि डॉ केल्सन आता है और उसे बेहोश कर देता है। बाद में केल्सन अपना परिचय देता है और बताता है कि वह अपने शरीर पर आयोडीन लगाता है क्योंकि यह उसे वायरस से बचाता है। वह एरिक का सिर लेता है और अल्फा को सैमसन कहता है और कहता है कि वह 3 साल से इस इलाके में रह रहा है, लेकिन केल्सन आम तौर पर लोगों से दूर रहता है। स्पाइक डॉक्टर से अपनी मां की मदद करने के लिए कहता है और केल्सन उन्हें अपने बोन टेम्पल ले जाने के लिए सहमत हो जाता है, जो मरे हुए लोगों की याद में बनाया गया एक मंदिर जैसा स्थान है। हजारों हड्डियों को खंभों में बांधा गया है और खोपड़ियों को ढेर लगाकर एक टावर बनाया गया है। केल्सन ने इंसानों और संक्रमित दोनों का इस्तेमाल किया है क्योंकि उसका मानना है कि वे बहुत समान हैं। एरिक का सिर आग में डाल दिया जाता है और जब सारा मांस जल जाता है तो केल्सन खोपड़ी को धोता है और स्पाइक से उसे टावर में जोड़ने के लिए कहता है। बाद में केल्सन बच्चे की कहानी सुनता है और निष्कर्ष निकालता है कि प्लेसेंटा ने उसे इन्फेक्शन से बचाया। वह आयला पर कई टेस्ट करता है और पता चलता है कि उसे टर्मिनल कैंसर है।
जब आयला रोती है, स्पाइक घबरा जाता है क्योंकि उसे समझ नहीं आता कि वह उसकी बीमारी ठीक करने के लिए बस कुछ दवाएं नहीं चुरा सकता। आयला अपने बेटे को दिलासा देती है और मानती है कि उसे कुछ समय से कैंसर का शक था, लेकिन उसे पक्का यकीन नहीं था। स्पाइक की नजर बचाते हुए आयला केल्सन को दया के लिए अपनी सहमति दिखाने के लिए इशारा करती है। केल्सन उसे मोमेंटो मोरी और मोमेंटो एमोरिस के बारे में बताता है, जिसका मतलब है कि हर किसी को सही समय पर प्यार के साथ मरना चाहिए। आयला बच्चे को स्पाइक की गोद में रखकर केल्सन के साथ जंगल में जाती है, जहां वह उसे उसकी पीड़ा से मुक्त कर देता है। स्पाइक अपनी मां के साथ बिताए सभी खुशहाल पलों को याद करता है, जब तक कि केल्सन आयला की साफ खोपड़ी लेकर वापस नहीं आता। बच्चे को डॉक्टर को सौंपने के बाद स्पाइक टॉवर पर चढ़ता है और सूरज उगते समय आयला की खोपड़ी को सबसे ऊपर रख देता है। सुबह सैमसन मैदान पर दौड़ता हुआ आता है तो केल्सन बच्चों को सुरक्षा के लिए बनाए गए एक गुप्त गड्ढे में धकेल देता है। सैमसन उन्हें ढूंढ लेता है और उन पर दहाड़ता है। ढक्कन हटाने की कोशिश करता है, लेकिन नहीं हटा पाता और हार मान लेता है। ग्रुप को लगता है कि वे सुरक्षित हैं, लेकिन सैमसन लकड़ी तोड़कर वापस आता है और केल्सन को पकड़कर हिलाता है और फिर उसका गला घोंटने लगता है। स्पाइक डॉक्टर की बेहोशी की सुई लेता है और सैमसन के हाथ में लगा देता है, जिससे वह तुरंत सो जाता है और केल्सन बच जाता है। बाद में स्पाइक एक टोकरी में बच्चे के साथ शहर वापस जाता है। वह उसका नाम आयला रखता है और जेनी के लिए गेट के बाहर एक नोट लिखकर छोड़ देता है। यह नोट जेमी को मिलता है, जो उसे पढ़कर पता चलता है कि स्पाइक चला गया है और उसे ढूंढना नहीं चाहता। पत्र में यह भी बताया गया है कि केल्सन पागल नहीं है और बच्चा ठीक है। निराश जेमी अपने बेटे को ढूंढने के लिए शहर से भागता है, लेकिन लहरें बहुत ऊंची हैं और वह आगे नहीं जा पाता। 28 दिन बाद स्पाइक मुख्य भूमि पर घूम रहा होता है और शिकार करके अपना गुजारा करता है। जब एक संक्रमित व्यक्ति उसके पास आता है तो वह एक ही शॉट में उसे मार देता है। और भी संक्रमित आ रहे होते हैं, इसलिए स्पाइक को भागना पड़ता है। सड़क एक बड़ी चट्टान की दीवार से बंद होती है, लेकिन किस्मत से सिर्फ एक संक्रमित व्यक्ति उसे वहां पाता है और स्पाइक उसे भी मार देता है। अचानक कोई हैरान होता है और स्पाइक पीछे मुड़ता है तो देखता है कि जिमी बड़ा हो गया है और अभी भी अपने पिता का क्रॉस पहने हुए है। जेमी को स्पाइक की काबिलियत पसंद आती है और वह बताता है कि उसकी अपनी टीम है। और भी संक्रमित आ रहे होते हैं, इसलिए ग्रुप दीवार से कूदकर मिलकर सभी संक्रमितों को कुछ ही मिनटों में खत्म कर देता है। वे ऐसा करते हुए हंसते हैं क्योंकि उन्हें इस तरह बेरहमी से मारना अच्छा लगता है। जेमी खुशी से जीत मनाता है और स्पाइक से कहता है कि वे दोस्त बन जाएं। इसी के साथ ये मूवी यही समाप्त होती है। मूवी अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।